नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और खबरों की शुरुआत आपको करते हैं एक तूफान से, जो कि बिपौरजॉय तेजी से चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो गया है और गुजरात में इसका असर जो है वो दिखने लगा है। गुजरात में तेज हवाएं चल रही हैं और ये तस्वीरें गुजरात के समंदर की हैं जो हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से जो इसका असर है वहां पर देखने को मिलने लगा है। अब मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी है। तो इस साइक्लोन का असर जो है वो अब यहाँ पर दिख रहा है और जो मौसम है उसमें बदलाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई हैं और ये अंदेशा है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं जो है वो चल सकती हैं और मौसम विभाग का ये मानना है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। झारखंड के झरिया में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर झरिया में आज एक कोयला खदान जो है वो धंस गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खदान में 10 से 15 लोग फंसे हो सकते हैं और इस खदान में अवैध तौर पर खनन हो रहा था। धनबाद इलाके में माफियाओं की साठगांठ से लंबे समय से अवैध कोयला खनन का काम चल रहा है। भौरा ओपी अंतर्गत पड़ता है ये, और जैसा कि लग रहा है कि अवैध उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उससे अभी भराई कराया गया है बीसीसीएल से। उसके दबे होने की संभावना है, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। क्या घटना घटी, कितने लोग दबे थे सर, कुछ पता चला? अभी जांच में है, हम लोग जांच करके आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे। मतलब घटना घटी है अवैध खनन में, चाल धसी है। सूचना तो है यही, लेकिन कंफर्म अभी हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घटनास्थल पर कुछ इस तरह का हम लोग पाए नहीं है। जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो लेते हैं। 3 की मृत्यु की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। अभी तक हम लोग को इस संबंध में किसी तरह का कोई। अभी करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेथ कर गए हैं और यहाँ का दलाल और एक यहाँ का नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फ़ोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं और इसमें से लगता है कि चारों के चारों डेथ कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है। लापरवाही तो मतलब बीसीसीएल का है, जीएम का है। जो यहाँ पर ही चल रहा था, बगल में माइंस चल रहा, वहाँ से दिखाई दे रहा कि यहाँ कोयला चोरी हो रहा है, तो ढकवा सकता था। माइंस में सीआईएसएफ की ड्यूटी पड़ती है। सीआईएसएफ क्या करता है, क्या लगता है आपको? सीआईएसएफ क्या करेगा? सीआईएसएफ आता है, भाग जाता है। सीआईएसएफ क्या करेगा? सीआईएसएफ के घंटा यहाँ रहेगा ड्यूटी में? सीआईएसएफ देखते हैं तो भाग जाता है। उसके बाद में कोयला सब चोरी होता है यहाँ पर ही। कितना डेंजर है ये जगह से हटवा देना चाहिए जो भी अगर करता है, जो करवाता है। मीरा रोड लिव इन रिलेशनशिप मर्डर में नया खुलासा हुआ है। यहां पर मृतका सरस्वती वैद आरोपी मनोज साने को मामा पुकारती थी, जबकि दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। और यह भी पता चला है कि मनोज साने ने उसे खुद को कपड़े के मिल का मालिक बताया था, जबकि वो बोरीवली में राशन की दुकान में काम करता था। इस बीच नया नगर पुलिस एक दिन पहले जिस सरस्वती को अनाथ बता रही थी, उसकी 3 बहनें आज पुलिस थाने पहुंची। सरस्वती वैद्य और मनोज साने के बीच आखिर रिश्ता क्या था? पहले दिन पुलिस ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने दावा किया है कि वो सरस्वती को बेटी जैसा मानता था, जबकि अहमदनगर के आश्रम में सरस्वती ने बताया था कि वो उसका मामा है। और अब पुलिस दावा कर रही है कि दोनों ने मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था, इसीलिए सरस्वती शादी की बात छिपाती थी। इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था। और ये एक मंदिर में शादी किया था, ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू हुआ है। इस बीच पुलिस पहले जिस सरस्वती वैद्य को अनाथ बता रही थी, आज उसकी 3 बहनें नया नगर पुलिस थाने पहुंची।
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरा होगा, आज पूरा दिन होगा, मैं शाम को बहनें आई हैं लेकिन उनका बयान लिया जा रहा है। कितनी बहनें हैं, क्या है? शाम को बात करूंगा आपसे। पुलिस के मुताबिक सरस्वती कुल 5 बहनें हैं। परिवार मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है। मां गुजर चुकी है, पिता पहले से अलग हो गए थे, इसलिए सभी बहनें अलग अलग आश्रम में पढ़ी हैं। सरस्वती सबसे छोटी थी, जो अहमदनगर के जानकी बाई आश्रम में पली बड़ी है। वहीं से उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। पुलिस के मुताबिक आश्रम छोड़ने के बाद सरस्वती 4 से 5 साल अपनी बहन के साथ रही। उसके बाद मुंबई आ गई। यहाँ मनोज साने से मुलाकात हुई। मनोज ने पहले उसे काम दिलाया, फिर उसे अपनी बोरीवली के घर में रहने की जगह दी, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों कुछ साल बाद मीरा रोड रहने आ गए, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और फिर झगड़ा होने लगा। अहमदनगर के आश्रम के एक कर्मचारी ने भी बताया कि पहले वो खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले जब आई थी तो परेशान थी। उसने कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको वाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में, तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था हमको मालूम है। एक शक ये भी है कि मनोज ने सरस्वती की गरीबी और मजदूरी का फायदा उठाया और खुद को ज्यादा पैसे वाला बताकर उसे अपने साथ ही जीने को मना लिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सरस्वती की हत्या कर उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस के लिए गिनना तक मुश्किल हो गया। सतर्क पड़ोसी की मदद से सबूतों को नष्ट होने के पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन 56 साल के मनोज ने 32 साल की अपनी पत्नी की हत्या क्यों और कैसे की, इसका जवाब अभी तक तलाश नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। अहमदनगर से अपने सहयोगी सागर दुसाल और मीरा रोड से राजा मयाल और कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। उनकी बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से धमकी की शिकायत की। अमरावती के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शरद पवार को धमकी देने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता है। अमरावती पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता ने शरद पवार को ट्विटर पर धमकी दी और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि धमकी को सरकार ने गंभीरता से लिया है और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि धमकी देकर वो आवाज दबा सकता है तो ये उनकी समझ से परे है। मुंबई पुलिस ने धमकी के मामले में केस दर्ज भी कर लिया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। पिछले साल 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। इस साल श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख पार जा सकती है।